हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 88। इससे पहले ऑलरेडी हमने 87 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक लगभग आप देखेंगे तो 40,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जानकर के आपको हैरानी होगी कि विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं और पृथ्वी के लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। अब देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है ना रिंग्स ऑफ फायर है ना, ये किनारे किनारे स्थित है आपका यहाँ पे। और ये देखेंगे ये कौन सा क्षेत्र है, ये पैसिफिक ओशियन है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है? ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्य श्रेणी, अरावली पर्वत, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, सतपुड़ा पहाड़ी। याद रखिएगा, ताप्ती नदी की उत्पत्ति सतपुड़ा पहाड़ी से होती है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में मुल्ताई नामक स्थान से होती हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती हैं और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अपवाद स्वरूप आप देखेंगे कि नर्मदा और ये ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में न गिर करके अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक, अगला सवाल है, निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सवाल है, निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे कैगा के बारे में, तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये कर्नाटका में स्थित है। जबकि काकरापार आप देखेंगे ये गुजरात में स्थित है। वहीं कल्पक्कम के बारे में बात करें तो कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नरोरा का नाम सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा स्थान है। ठीक है, नरोरा याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में स्थित है। ठीक है ना। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के इकाई 1 से बिजली उत्पादन वर्ष 1991 से शुरू हुआ था। ये भी अब चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, हरिश्चंद्र पहाड़ी निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक के पठार, आंध्र के पठार, दक्कन ट्रैप, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन। याद रखिएगा, हरिश्चंद्र पहाड़ी दक्कन ट्रैप में स्थित है। हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का एक विस्तार है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। यहाँ काली मिट्टी की उपस्थिति पाई जाती है। दक्कन ट्रैप में सतमाला, अजंता, बालाघाट और
हरिश्चंद्र आदि पहाड़ियाँ का यहाँ पे विस्तार है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि हरिश्चंद्र पहाड़ी गोदावरी और भीमा नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, हरिश्चंद्र पहाड़ी आप देखेंगे तो ये गोदावरी और भीमा ये दो नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, हरिश्चंद्र पहाड़ी गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं, ये भी याद रख सकते हैं। हरिश्चंद्र पहाड़ी गोदावरी, ठीक है, ऊपर में आपका गोदावरी है, ठीक है, नीचे क्या है, कृष्णा है, तो इन दोनों के घाटियों के बीच जल विभाजक के रूप में काम करती हैं हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक के रूप में कौन काम करता है, तो हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, और हरिश्चंद्र पहाड़ी गोदावरी और भीमा नदियों के बीच में स्थित है, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 5। सवाल है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न से कौन सा जनजाति पाई जाती है। ये क्वेश्चंस न जाने हम कितने बार ले चुके होंगे, आप लोगों का कंप्लेन जरूर होगा कि सर ये क्वेश्चन आप बार बार लेते हैं। अब इतना सारा आप जो क्वेश्चन टाइप करते हैं तो मुझे याद आता है ये क्वेश्चन तो मैंने पहले लिया था। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है मेरे लेकिन इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो रिक्वेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो नए होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि जो नए व्यूवर्स हैं जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ जो सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो जिन्हें पता है जो मेरे पुराने जो व्यूवर्स होंगे उन्हें पता होगा तो इन सभी क्वेश्चनों को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। सवाल है क्या कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन जनजाति पाई जाती है। टोडा, भोटिया, थारू एक से अधिक होगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे टोडा। याद रखिएगा, टोडा जनजाति मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। टोडा जनजाति की भाषा भी टोडा ही है। टोडा भाषा कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है, आपको याद रखनी है। टोडा जनजाति समाज में कन्या बंध एवं बहुपति विवाह प्रथा जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थीं। ठीक है, वहीं बात करें भोटिया के बारे में तो याद रखना है भोटिया जनजाति मुख्य रूप से ये सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम में। वहीं बात करें थारू के बारे में तो थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो नेपाल वाला बॉर्डर है ना, और उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर जो जनपद जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा कम से कम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जो नेपाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपको थारू जनजाति देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखा है अहमदाबाद, कोझिकोड, पोर्ट ब्लेयर एक से अधिक होगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, अहमदाबाद। याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। यह हवाई अड्डा गुजरात का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत का 7वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, वहीं बात करें कोझीकोड के बारे में तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के केरल राज्य के कोझीकोड शहर में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें पोर्ट ब्लेयर के बारे में तो ये पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है आपके लिए 7 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक से अधिक होगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो इस तरीके के सवाल के लिए आपको मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी लगती है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, झारखंड से भी लगता है। ठीक है ना,
इसके साथ ही साथ उड़ीसा, उड़ीसा से भी लगता है, ठीक है, उड़ीसा से भी लगता है, मध्य प्रदेश तो लग ही रहा है, आंध्र प्रदेश से भी लगता है, ठीक है, और महाराष्ट्र से भी लगती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखेंगे कि एक से अधिक इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। बाय द वे आप देखेंगे तो तेलंगाना का भी सीमा लगती है वैसे, ठीक है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है ना, तेलंगाना से भी सीमा साझा होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया आपका, ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा से, इन सभी राज्यों से इनकी सीमा लगती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6 और महाराष्ट्र 7 राज्यों की सीमा लगती हैं छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बाकी और भी बहुत कुछ बताई गई है यहाँ पे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में। अब तो आप यहाँ पे इसे PDF फाइल में इसको अच्छे से आपको देखना है, रीड करना है ना। जैसे कि 1 नवंबर 2009 ईस्वी को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत के 26वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इन सब चीज़ें चाहे तो फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। जनरल जो पेपर होते हैं वहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में तो उम्मीद कम करता हूँ, बट जो GS के पेपर होते हैं 40 नंबर का जो अलग से पूछा जाता है, तो वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं सभी, ठीक है। जैसे ये सब तो खैर आपका ज्योग्राफी में का ही सेक्शन का सवाल है। वैसे सर्वाधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको PDF में पढ़नी है, क्योंकि हम PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि अब बिना पैसा खर्च किए हुए जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करनी है और वहाँ पर डाउनलोड करना है, एक बार भर वाली पढ़ लेनी है, बहुत सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा दिमाग पर जोर भी दे करके नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। अगर हल्के माइंड से भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे ना, और एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा आपके लिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ऑप्शन है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से, या फिर भूटान के हिमालय श्रेणी से, या फिर नेपाल के हिमालय श्रेणी से। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, कई बार हम बता चुके हैं। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे क्या कहते हैं, सियांग या फिर दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, सियांग कहते हैं या फिर दिहांग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि तिब्बत के सांगपो या अरुणाचल के दिहांग को असम में क्या कहते हैं, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर यही देखेंगे आगे चल करके, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, जो कि असम में है, ठीक है ना। और ये भी फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 NW2 ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, NW2 या कह सकते हैं आप राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है तिब्बत में क्या कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं ब्रह्मपुत्र, तो से वहाँ पे किस नाम जानते हैं। आगे असम आता है, असम में से क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हुए जब ये पश्चिम बंगाल में जाता है तो उसे वहाँ पे क्या कहते हैं। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन दे रखा है विजयवाड़ा कृष्णा नदी, संबलपुर महानदी, इटावा यमुना नदी। एक से अधिक होगा या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा एवं महाराष्ट्र के सांगली नगर कृष्णा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का एक नगर है सांगली, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर सांगली क्यों इतना फेमस है, विख्यात है, किसके लिए, ठीक है। सांगली, तो ये आपका हो गया यहाँ पे विजयवाड़ा और सांगली, ये दोनों देखेंगे कृष्णा नदी के संगम ये किनारे स्थित है।
तो पहला कथन सही दिख रहा है। इस बाद हम बात करें यहाँ पर उड़ीसा राज्य का संबलपुर है ना और कटक, ये दोनों देखेंगे महानदी के तट पर बसे हुए हैं, तो ये भी सही है। ठीक है ना, संबलपुर और कटक है ना। कटक के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में, है ना। तो ये कटक और संबलपुर ये दोनों महानदी पर स्थित है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वही बात करें, ये इटावा कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश का आगरा के बारे में याद रखिएगा, आगरा, मथुरा, इटावा और एक है औरैया शहर, ये तीनों ये चारों अब देखेंगे कि शहर जो है ना यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है? जी हाँ, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना। तो ये भी कथन यहाँ पे फिलहाल सही है। इटावा यमुना नदी के किनारे ही है, मथुरा भी है, अगर आगरा भी है ना, औरैया शहर भी है, ये सभी यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, माफ़ कीजिएगा ई ऑप्शन होगा। तो ये पूछा है नहीं है ना, क्या पूछा है कि निम्नांकित से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही तो सभी हैं, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस तरह के सवाल जो होते हैं ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में भी गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है, कि सवाल अच्छे से पढ़ना है ना, कूल माइंड होकर के आंसर देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में दे करके आते हैं कि बहुत अच्छा हम करके आए, जब देख करे ये तो गलती करके आ गए, और उसी में आपका सिलेक्शन फिर छूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं? प्रैक्टिस का अर्थ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ करें और एग्जाम में ना करें, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत में लाख या जिसे लाह कहते हैं उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है कि भारत में लाख या लाह उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर झारखंड राज्य है। ठीक है, याद रखनी है कि भारत में लाह का लगभग आधा उत्पादन झारखंड में ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि आप यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान पता है कहाँ पर स्थित है? ये रांची में स्थित है, जो कि झारखंड की राजधानी भी है। ठीक है ना, तो आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये रांची में कहाँ है? तो नामकुम में है। इतना डिटेल्स नहीं याद रखनी है, बट आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यहीं पर जैक का ऑफिस भी है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की यहीं पर ऑफिस भी है। ठीक है, तो ये यहाँ इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे कहीं पर और भी होता है क्या इसका उत्पादन? लाह का उत्पादन झारखंड के अलावा और कहीं होता है? तो हाँ, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में भी लाह का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है मध्य अंडमान, लिटिल निकोबार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान एवं लिटिल निकोबार में सबसे दक्षिण में लिटिल निकोबार है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के उत्तर में एवं निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में अवस्थित है। याद रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के उत्तर में और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है। सीधा सा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। ऊपर में क्या है? ये 10 डिग्री का चैनल है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? अंडमान द्वीप समूह, और नीचे क्या होगा? निकोबार द्वीप समूह। बस यही फैक्ट याद रखनी है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें अंडमान द्वीप समूह के प्रमुख खंडों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के बारे में बात करें हम क्रम से, तो उत्तरी अंडमान, इसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिण अंडमान और सबसे नीचे लिटिल अंडमान है। वही हम बात करें निकोबार द्वीप समूह के खंडों के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम लगाए हम, तो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा कार निकोबार, उसके नीचे लिटिल निकोबार और सबसे नीचे होगा ग्रेट निकोबार। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा, फिलहाल सी ऑप्शन सही है। आप चाहे तो मैप के जरिए भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये आपका नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ठीक है, और आपका यहाँ पे लिटिल अंडमान है ना। तो सबसे दक्षिण देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लिटिल अंडमान है। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आ जाइए निकोबार में, तो कार निकोबार है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो लिटिल निकोबार यहाँ पर है और ग्रेट निकोबार यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा सैंडल पीक के बारे में पूछा जाता है ना कि कहाँ पर है ये सैंडल पीक, तो अब देखेंगे तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट भी याद रखनी है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के भी याद रखनी है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये लोअर अंडमान में स्थित है। ठीक है, कभी कभी यहाँ से कन्फ्यूजन में ये सवाल में पूछा जाता है कि कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि जैसे उत्तरी यहाँ पे अंडमान है, मध्य अंडमान है, और इसे लोअर अंडमान को कभी कभी दक्षिण अंडमान भी कहते हैं, और ये है लिटिल अंडमान। तो पूछा जाता है सबसे दक्षिण में कौन अवस्थित है, तो अक्सर लोग क्या टिक करते हैं, लोअर अंडमान। तो लगता है कि सबसे लोअर नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लिटिल अंडमान यहाँ पे सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको याद रखनी है, फैक्ट याद रखनी है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप तैयार किया है, जो कि 2015 से लेकर के 2030 तक का है। सही आंसर है बिहार। ठीक है, इस रोड मैप के तहत वर्ष 2030 तक प्राकृतिक विपदाओं से मानव क्षति को मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 75% कम करना तय किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। ये भी याद रख सकते हैं कि यूएन महासभा ने 13 अक्टूबर को, कब, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, यूएन महासभा ने 13 अक्टूबर को, कब, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस घोषित किया है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर दी गई है, हाँ दी गई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, इसको ये आपको पढ़नी है पीडीएफ फाइल में। बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो पीडीएफ हम बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोग को मेहनत करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को सिर्फ पढ़नी है। यहाँ तो जल्दी हम तो बोलते भी नहीं, आप लोग फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फोकस रहता है कि आप जो भी है मेरे पास जो भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप सफल होते हैं तो मुझे गर्व होगा, मुझे खुशी महसूस होगी कि हमारी सफलता काम आई या रंग लाई। ठीक है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। यहाँ पे तो कोई चार्ज आपको देना ही नहीं है। आपको चार्ज क्या देना है, सिर्फ अपना बैटरी को चार्ज करनी है, मोबाइल चार्ज करनी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, बस भगवान से दुआ करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सभी का कहीं ना कहीं से हो जाए। बस भगवान से मैं यही कृपा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब मेहनत कर रहे हैं तो TRE 4 में आपका श्योर है, हो जाएगा। बस लगे रहिए मन से। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। सवाल है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन है पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, गृह सचिव, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन। याद रखिएगा, राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना,
तो ये इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो ये मुख्य सचिव होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तब होगा राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक, चलिए। और इसके अलावा याद रख सकते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष डीएम होते हैं। तो आई थिंक इतना डीपली नहीं पूछना चाहिए, बट आप याद रख सकते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, डीएम होते हैं। ठीक है, डीएम। ठीक है, जो जिला आपदा प्रबंधन समिति होते हैं उसके अध्यक्ष डीएम होते हैं। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं। ऑप्शन दे रखा है मुंगेर, औरंगाबाद, पटना, इससे अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है, विकल्पों के आधार पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर मुंगेर का है। ठीक है, विकल्पों के आधार पर। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आप देखेंगे तो कहाँ है, रोहतास में है। कहाँ पर है, रोहतास में, जहाँ पर महिलाओं का साक्षरता दर 62.97 अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 63% है। ठीक है, अप्रॉक्स 63% है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, रोहतास है। लेकिन विकल्पों के अनुसार यहाँ पर मुंगेर सही होगा, जहाँ पर देखेंगे तो 62.08% यहाँ पे साक्षरता दर है। ठीक है, वहीं बात करें पटना का साक्षरता दर, पटना का साक्षरता दर है 61.96%, जबकि औरंगाबाद का लगभग में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 60% के आसपास है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितनी है। पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितनी है। ऑप्शन है 912, 938 या फिर 935, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है 938। कितना, 938। बिहार में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 938 है। ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के 1000 बालकों पर बालिकाओं के जनसंख्या के अनुपात से संबंधित है। ठीक है, सिंपल से याद रखनी है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत हम कितने आयु के वर्गों को बच्चों को शामिल करते हैं। तो 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्गों को बच्चों को इसमें शामिल करते हैं। और इससे फिर हम देखते हैं कि 1000 बालकों पर बालिकाओं की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, उससे हम लोग भाग लगा करके निकाल लेते हैं कि हाँ ये शिशु लिंगानुपात ये है। ठीक है ना। वैसे हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितनी है, तो 935 है। कितना है, 935 ओवरऑल। ठीक है, 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है, लेकिन ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 938 है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। ठीक है, तो इससे तो बेहतर ही है कम से कम बिहार, है ना। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार में सर्वाधिक किस जिले में शिशु लिंगानुपात पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा किशनगंज। क्या याद रखना है, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो पाया जाता है शिशु लिंगानुपात वो 971 है। कितना, 971। तो यहाँ पे सर्वाधिक है बिहार में। और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो न्यूनतम बताइएगा वैशाली, जहाँ पर मात्र आई थिंक 900 कुछ होना चाहिए, 904 5 कुछ करके, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 904 या 5 कुछ करके है, जो कि सबसे न्यूनतम है। ये सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम। ठीक है, और ये अधिकतम है। हम बात इससे कर रहे हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में। ठीक है, तो ये सभी डेटा को याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको सारा डेटा दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। ठीक है,
ये बिहार में न्यूनतम शिक्षा लिंग अनुपात वैशाली का है 904 है, ठीक है, ये 904 था, 904 ही करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सैल को कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सैल को कहते हैं, क्या कहते हैं? बैथोलिथ, बेसाल्ट, लावा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पर ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सैल मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा, ठीक है, याद रखिएगा। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं, डाइक, डाइक, है ना। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बैथोलिथ क्या है, ये बैथोलिथ क्या है, याद रखिएगा। बैथोलिथ के बारे में याद रखिएगा कि यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानों का पिंड होता है। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानों का पिंड होता है जो अंतर्भेदी चट्टानों से बनती है। क्योंकि चट्टानें दो प्रकार की होती है ना, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, है ना। जब वो ज्वालामुखी फटते हैं तो जमीन के अंदर ही जब जम जाता है उसे अंतर्भेदी कहते हैं, और जो पृथ्वी से ऊपर निकल करके आके जमता है उसे कहते हैं बहिर्भेदी। तो ये बैथोलिथ जो है ना, ये अंतर्भेदी चट्टानों से बनती हैं और ये आग्नेय चट्टानों का सबसे बड़ा पिंड भी है, ठीक, बैथोलिथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेसिस है, अगर थोड़ा सा भी याद पढ़े होंगे इसके बारे में तो याद होगा। ये वन कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन के दौरान झारखंड, उत्तराखंड के वनों में वन काटने से रोकने के लिए स्थानीय निवासी पेड़ों से चिपक कर आंदोलन शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरणविद थे जो कि इस चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला सवाल है, ऊंटी क्या है? ऊंटी क्या है? ये राजस्थान का एक प्रमुख पशु है या फिर दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है या फिर नदी है, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ऊटी दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, ठीक है। ऊटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तमिलनाडु में, है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है। पर्वतीय नगर जैसे कि शिमला, मनाली, डलहौजी और कौसाली, ये सभी कहाँ स्थित है? ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूछा जा सकता है, शिमला, मनाली, डलहौजी, कसौली, ये सब कहाँ स्थित है? ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। पर्वतीय नगर दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। गुलमर्ग के बारे में पूछे तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और नंदी हिल्स कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, तो याद रखनी है कि कौन सा जो फेमस नाम होते हैं, है ना, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का जो वर्ड्स होते हैं उसको आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे शिमला नहीं पूछेगा, शिमला सब कोई जानता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन मनाली ये पूछा जा सकता है, डलहौजी पूछा जा सकता है, कसौली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग में कन्फ्यूजन होता है उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है, लेकिन एक बार आप पढ़े हैं कि नहीं ये पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में है, आपको रट लेनी है कि दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और ये क्यों फेमस है, किसके लिए, उत्पादन के लिए? बताइए जरा कमेंट करके कि दार्जिलिंग क्यों विख्यात है, यहाँ पर इसका नाम इतना क्यों होता है दार्जिलिंग। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जरूर बताइएगा। फिर बताना है आपको गुलमर्ग के बारे में, तो गुलमर्ग कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नंदी हिल्स जरूर याद रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या फिर 118 सेंटीमीटर। तो भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ये आपको याद रखनी है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जून में प्रवेश करती हैं, 1 जून को केरला के तट पर पहुंचती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। और तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस बारिश के तुलना में मेरा कहने का मतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा बहुत कम होती है, ना कि बराबर होती है। हाँ, तमिलनाडु में लौटती मानसून के कारण शरद ऋतु में या फिर कह सकते हैं ठंड के मौसम वहाँ पे वर्षा होती है,
ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हम क्या लेंगे, सी ऑप्शन 118 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मैप हमने लिया है, इस मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना परसेंट या फिर कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, ये रीजन यहाँ पे 400 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर कुछ मेघालय वगैरह का देख सकते हैं, है ना, मणिपुर मिजोरम का कुछ क्षेत्र है, इधर त्रिपुरा है ना, इधर ये वाला मेघालय वाला क्षेत्र देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी देख सकते हैं कि 0 से 20 ये बिल्कुल इधर वाला एरिया देखेंगे ब्लैंक है, जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो PDF में पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं इस टेस्ट का, और आप लोगों को कमेंट करके बतानी है कि 20 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। हम जानते हैं कि आप लोग सीरियसली टेस्ट नहीं लेते हैं, बस देख लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आराम से बैठिए, कलम कॉपी लेके बैठिए और नोट्स करते चलिए कि हाँ क्या क्या बताया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या बताया गया है। मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिलेगी। आप लोग मेहनत करने से बहुत भागते हैं, है ना, तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। आप जब भी टेस्ट देते हैं ना तो आधा घंटा तो मेरा वीडियो रहता है, फास्ट करके देखेंगे तो 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ले करके बैठिए आराम से, कोशिश कीजिए कि कहाँ पे क्या फैक्ट बताया जा रहा है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे एक वीक सेक्शन है, किस चीज़ को तो मेरा गलती हो रहा है ज़्यादा, तो उस सेक्शन को पकड़िए और वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, और ये इस टेस्ट का लास्ट सवाल है। लाख एक विशेष कीड़े से प्राप्त होता है, यह कीड़े किस वृक्ष पर लाख तैयार करते हैं, ठीक है। सवाल है कि लाख एक विशेष कीड़े से प्राप्त होता है और यह कीड़े किस वृक्ष पर लाख तैयार करते हैं। लाख या लाख कह सकते हैं आप। ऑप्शन है पीपल, प्लास, बबूल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। याद रखना है लाह एक विशेष कीड़े से प्राप्त होता है और ये कीड़े पीपल, पलास, बबूल, गुलर, खैर आदि वृक्षों पर लाह तैयार करते हैं। क्या याद रखनी है, लाह एक विशेष कीड़े से प्राप्त होता है और ये कीड़े पीपल, पलास, बबूल, गुलर और खैर आदि वृक्षों पर लाह तैयार करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई होंगी, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर कुछ और ज्योग्राफी से संबंधित कुछ चीज़ें चाहिए आप लोगों को तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर 20 क्वेश्चन से आप एक्स्ट्रा लेकर के आइए, 20 से 35-40 कीजिए इसको। लेकिन मेरा मानना ये है कि 20 क्वेश्चंस भले ही हैं, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं? नहीं। अगर आप ईमानदारी से कहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 नहीं 100 सवालों का जवाब आपको मिल रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन से लेकर के आएंगे ना तो वो लंबा सेशन हो जाएगा, जो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो आदी हो गए ना शॉर्ट वीडियो देखने का, 30 सेकेंड 15 सेकेंड देखने वाले। बुरा लग रहा होगा, भले ही मानते हैं, लेकिन आप लोग शॉर्ट वीडियो देखने का आदत पड़ चुका है, आदी हो चुके हैं, तो इतना लंबा वीडियो कहाँ देख पाइएगा। फिर भी आप लोग का कमेंट आता है कि नहीं 40 क्वेश्चन ही चाहिए हमें, तो जैसा रहेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस तरह से आता है रिस्पॉन्स कि हमको 40 क्वेश्चन ही चाहिए, तो फिर कोशिश हम लोग करेंगे कि ये 20 से क्वेश्चन 40 तक पहुँचाया जाए, ठीक है। बाकी हम तो ये कहेंगे कि 20 क्वेश्चंस में आप लोग मेहनत कीजिए, जो 20 दिया जा रहा है उसी को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, पढ़िए, है ना। और जो सेक्शंस जहाँ पे लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है उसको अच्छे तरीके से उसको पढ़िए, किताब वगैरह में देखिए, मन लगाइए, और शॉर्ट वीडियो सब छोड़िए भी, सब का जब समय नहीं है आपके लिए। एक बार अगर ये आप हासिल कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, फिर आपके हाथ में है, जो करना है कर सकते हैं, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा आपको, ठीक है। फिर गाँव समाज का मुँह ही बंद हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि नौकरी लेना और गांव समाज के मुंह को बंद करना कि उसका बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो मेहनत कीजिए और सफलता पहले हासिल कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी वादे के साथ मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।